सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, जो कि अपन का 12th में फिजिक्स में आता है। यार एसी अगर अपन ऐसे देखें, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उस पर आते हैं, तो बहुत ही अगर अपन कुछ कंसेप्ट्स अपन को याद है, कुछ ही होते हैं इसमें बेसिकली कंसेप्ट्स याद है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले अपन को जो रटे हुए हैं उससे अपन के क्वेश्चंस बन जाएंगे और उन्हीं को आज अपन डिस्कस करेंगे। मैं तुम्हें केवल फॉर्मूले नहीं बताऊंगा बट बल्कि उनके एप्लीकेशंस और उनसे कौन से डायरेक्ट रिजल्ट्स अपन के डिराइव होते हैं जो कि जेई मेंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे अपन कवर करेंगे। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें लाइक करना तो पड़ेगा ही यहाँ से। क्यों? क्योंकि काफी अच्छे तुम्हें लगी रहे नोट्स, ये मुझे समझ में आ रहे हैं। और अगर तुम्हें अच्छे लगे तो जरूर कमेंट करके भी बताना कि मेरे नोट्स हमें ज्यादा हेल्प कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि यार भैया आपके नोट्स हेल्प कर रहे हैं, तो मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर की तरह होता है। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, शेयर करना मत भूलना नोट्स को, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस एंड टाइम पे, मतलब जब जेई इतना करीब है, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करो अपने नोट्स बनाने में। इससे अच्छा मेरे नोट्स को ही शेयर करो, क्योंकि पिछले साल भी बच्चों ने यूज करे थे और हेल्पफुल उनको लगे थे। ठीक है, सो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले अगर अपन देखें तो यार यहाँ से इस पूरे एक पेज में अपन का पूरा चैप्टर समाया हुआ है। तो अगर अपन कुछ जनरल बातों से शुरू करें, सबसे पहली बात आती है यहाँ से डीसी। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। मैंने लिख रखा है नीड नॉट टू बी कांस्टेंट, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। कई बार डीसी का यहाँ से बच्चे गलत मतलब निकाल लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि डीसी मतलब एक कांस्टेंट करंट होता है। नहीं, कांस्टेंट करंट नहीं होता है। वो होता है कि वो डायरेक्शन चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कुछ ग्राफ है। अगर मेरे पास यहाँ से करंट का ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, ये तब भी इसको अपन डीसी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यार यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो इसको भी अपन डीसी बोलते हैं। वहीं पे जो एसी होता है, एसी अपन का डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब पॉजिटिव साइकिल में भी होता है और नेगेटिव साइकिल भी होता है। तो ये वाली बात एक पता होनी चाहिए। सिमिलरली अपन का जो आई एवरेज का एक्सप्रेशन है, जो अपन को काम आता है बहुत बार, वो अपन का होता है 1/T2 - T1 इंटीग्रल आई डी डी टी। पता है यहाँ से यार T1 से लेकर T2 तक अपन इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि आई एज अ फंक्शन ऑफ टी दे देंगे और फिर अपन से वो आई एवरेज पूछेंगे। कुछ नहीं यार, यहाँ से इंटीग्रेट करके हो जाता है। सिमिलरली आई आर एम एस का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है 1/√T2 - T1 इंटू इंटीग्रल ऑफ आई ऑफ टी डी टी का होल स्क्वायर इंटू T1 से लेकर T2। मतलब जो आई ऑफ टी तो मैं यहाँ से दिया हुआ है, इसका पहले स्क्वायर करना, फिर इसको इंटीग्रेट करना और लिमिट्स पुट करने था मेरे पास यहाँ से T1 से लेकर मेरे पास यहाँ से T2 तक। ठीक है भैया। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है, जो अपन के घरों में सप्लाई रहती है ना, यहाँ से 220 वोल्ट। 220 वोल्ट वो बेसिकली आरएमएस वैल्यू रहती है। आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू। जबकि जो वी नॉट होता है, वी नॉट होता है मेरे पास यहाँ से मैक्सिमम वोल्टेज, है ना। इसको कैसे अपन, इसका एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन अभी बताता हूँ मैं तो। हीट अपन की होती है बेसिकली आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर टी। आई आर एम एस का मतलब भी यहाँ से ही होता है ना। देखो, आई आर एम एस एक तो पहला अपन ने यहाँ से ये फॉर्मूला पढ़ा, बट अगर अपन थ्योरेटिकल आई आर एम एस बोले तो आई आर एम एस ऐसा करंट, ऐसा कांस्टेंट करंट होता है जिसको अगर मैं बहाऊं उस ऑल्टरनेटिंग करंट के बजाय, तो मेरे पास सेम ही हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? मेरे पास एक करंट जो कि वेरी कर रहा है, वो कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो उतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अगर मैं उस करंट को एक कोई फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर वैल्यू मानूं कांस्टेंट करंट, अगर मैं उस कांस्टेंट से करंट बहाऊं कुछ मैग्नीट्यूड का, तो उतना ही हीट अगर जनरेट करे तो उसको अपन बोलते हैं बेसिकली उसकी आरएमएस। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अगली, आई एवरेज इज इक्वल टू, है ना, आई एवरेज इज इक्वल टू 0 फॉर फुल साइकिल। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अपन को पता ही हुआ यहाँ से ये है, तो मेरे पास जितना पॉजिटिव है उतना ही तो नेगेटिव हो जाता है ना यहाँ से। तो मेरे पास यहाँ से समीशन कितना आ जाएगा? 0 नहीं आ जाएगा। जैसे एरिया अंडर कर्व में अपन पढ़ते थे कि जो मेरे पास यहाँ से ऊपर वाला एरिया को अपन पॉजिटिव मानते थे, नीचे वाले को नेगेटिव मानते थे, तो दोनों का समीशन निकालते थे। वैसे ही इसमें भी तो यहाँ से फुल साइकिल का 0 होता है, बट वहीं पे हाफ साइकिल का आई एवरेज होता है 2I0/π फॉर हाफ साइकिल, जो कि इंपॉर्टेंट है। आई आर एम एस क्या होता है? I0/√2। ये क्या फुल साइकिल का होता है या फिर हाफ साइकिल का? ये अपन का होता है बेसिकली फुल साइकिल का। क्यों? क्योंकि मैंने बोल रखा है कि यार यहाँ से यार हीट निकालने के लिए अपन को काम आता है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यार यहाँ से जो पीक वैल्यू वोल्टेज की होती है, जो अपन के घर में सप्लाई होती है, वो होती है 220 वोल्ट नहीं, वो होती है √2 इंटू 220 वोल्ट, जो कि होती है बेसिकली 311 वोल्ट। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड्स में ही आ जाता है कि भैया 220 वोल्ट डीसी ज़्यादा खतरनाक है या 220 वोल्ट एसी ज़्यादा खतरनाक है? डेफिनेटली मेरे पास यहाँ से एसी ज़्यादा खतरनाक होगा। क्यों? डीसी की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू तो 220 ही है ना, बट एसी की ये तो आरएमएस वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ से मेरे पास यहाँ से 220 इंटू √2। क्योंकि अपन ने यहाँ से ये वाले फॉर्मूले से पढ़ा ही हुआ है ना यहाँ से कि इस √2 को मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, और यही तो मेरे पास यहाँ से वी नॉट की वैल्यू है। ठीक है, अब अपन अगर थोड़ा जनरेटर की बात करें तो देखो, एसी जनरेटर में क्या होता है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें से जो ई नॉट होती है वो बेसिकली होती है अपन की पीक वैल्यू। ई नॉट को अपन और डिनोट करते हैं, जो कि होता है मेरे पास यहाँ से NBA ओमेगा।
पता ही होगा यहाँ से अपन को जनरेटर्स के केस में ओमेगा क्या होता है मेरे पास यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि अपन को दी रहती है। ए मेरे पास आता है एरिया ऑफ कॉइल, एन मेरे पास आता है नंबर ऑफ टर्न्स और बी मेरे पास आता है किस वैल्यू की अपन की मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ रही है, या फिर अपन की किस वैल्यू की फील्ड है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब अपन थोड़ा बात करते हैं बेसिकली एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में बहुत सारे आते हैं, एक केवल प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। फिर अगला अगर अपन बात करें आगे जब अपन इनको मिक्स कर देते हैं तो ऐसा भी आ सकता है कि यार इंडक्टर के साथ रेजिस्टर मिला दिया, इंडक्टर के साथ कैपेसिटर मिला दिया, रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर मिला दिया, या फिर तीनों मिला दिए, तो अपन वो केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव, रेजिस्टर ओनली। तो देखो आई एज अ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो अपन हमेशा पुट करते हैं। सिमिलरली वी कितना होता है, वी होता है मेरे पास यहाँ से आई आर, तो वी एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या मैं ये पुट कर सकता हूँ आई एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू आर। नॉर्मल सी बात है। इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है, करंट इज इन द सेम फेज विथ वोल्टेज। आगे तुम लोग पढ़ोगे कि यार यहाँ से जो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट या कितना मायने रखता है, वो तुम लोग ने पढ़ा भी होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। अपन देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाली अपन ने बात याद रखी। अब अपन चलते हैं मेरे पास यहाँ से केवल इंडक्टर ओनली। इंडक्टर में अपन का बस वही आ जाता है, आई कितना हो जाता है वी बाय आर। इसमें भी वही वाली बात है, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर की जगह यहाँ पे मेरे पास आ जाता है एक्सएल। मतलब जो एक्सएल है, एक्सएल की यूनिट क्या होने वाली है, जो रजिस्टर की यूनिट होगी ओम। बस इसमें फर्क किया जाता है एक इस वाले टर्म का, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। माइनस पाई बाय टू क्यों, क्योंकि इंडक्टर के केस में जो मेरे पास करंट होता है वो मेरे पास 90 डिग्री से लैग करता है। 90 डिग्री से लैग करता है कौन, करंट। किसके 90 डिग्री से किससे लैग करता है, वोल्टेज से, जो कि अपन ने आगे लिख रखी है। एक्सएल की वैल्यू होती है मेरे पास बेसिकली ओमेगा इंटू एल, ठीक है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस जिसको अपन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। करंट लैग्स थ्रू वोल्टेज बाय 90 डिग्री। एक्सएल मैंने बोल दिया ओमेगा एल। क्या मैं यहाँ से ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एफ, क्यों, मैंने पढ़ रखा था यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और मैंने पढ़ रखा है 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई टी मैंने पढ़ रखा है 1 बाई एफ, सॉरी 1 बाई टी मैंने पुट कर रखा है यहाँ से एफ। तो क्या मैं इसको यहाँ पे पुट करके 2 पाई एफ लगा सकता हूँ यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आया था, कौन से, इस टॉपिक पे, लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर। सबसे पहली बात यहाँ से तुम इसको ऐसे समझो, आई मेरे पास क्या लिख रखा है, आई मैंने यहाँ पे लिख रखा है आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल। ई नॉट अपॉन एक्सएल, क्या मैं एक्सएल को ओमेगा एल पुट कर सकता हूँ, ठीक है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। क्या मैं ओमेगा एल को 2 पाई एफ एल पुट कर सकता हूँ, ऑफकोर्स पुट कर सकता हूँ, ई नॉट अपॉन 2 पाई एफ एल। अब तुम इसको ऐसी बात, ये बात समझो, अगर मुझे करंट को बढ़ाना है तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कम। मतलब अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी तब कम होगी तो डेफिनेटली ये जो सिस्टम होगा इसमें हाई करंट होगा। तो ये वाला जो सिस्टम है ये किसको सपोर्ट कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी को या फिर लो फ्रीक्वेंसी को, लो फ्रीक्वेंसी को। तो ये लो पास फिल्टर हुआ। लो पास फिल्टर बेसिकली लो फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट करने वाला, यही मैंने यहाँ पे बात लिख रखी है, यही वाली मैंने बात लिखा हुई है, लो पास फिल्टर प्रमोट्स लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि भैया इंडक्टर अपन के पास लो पास फिल्टर होता है या फिर हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर तो हमें समझ में आ चुका है कि भैया जो मैंने अपन की बोले थे कि ई आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 2 पाई एफ एल। अब अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो मेरे पास करंट कम हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए नहीं है, तो ये मेरे पास हाई पास फिल्टर तो हो ही नहीं सकता, ये होता है लो पास फिल्टर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ओनली कैपेसिटिव, कैपेसिटिव ओनली क्या आ जाती है, इसमें बात आ जाती है ई आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सी। जैसे वहाँ पे एक्सएल होता था वहाँ पे यहाँ पे हो जाता है एक्सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू क्या बताता है, पाई बाई टू बेसिकली बताता है अपन का फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट इसमें लैग नहीं करता है, करंट इसमें आगे होता है, बेसिकली 90 डिग्री आगे होता है। यही वाली मैंने बात कर रखी है। एक्सी का इसमें अपन का एक्सप्रेशन रहता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। वापस से अपन ओमेगा को 2 पाई एफ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये क्या है, अगर मैं इसको इसमें रिप्लेस कर दूं, मतलब एक्सी को 1 अपॉन 2 पाई एफ सी से रिप्लेस कर दूं, तो क्या मेरे पास यहाँ से कुछ आई, कुछ इस एक्सप्रेशन में नहीं आ जाएगा। अगर कुछ इस एक्सप्रेशन में आ गया तो तुम यहाँ से ये समझो, अगर मैंने अब फ्रीक्वेंसी को हाई रखा है तो क्या मेरे पास यहाँ से करंट हाई नहीं रहेगा, रहेगा। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ये हाई पास फिल्टर है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर जितनी ज़्यादा रहेगी उतना मेरे पास करंट भी ज़्यादा रहेगा, तो ये मेरे पास होता है हाई पास फिल्टर। ये वाली बात अपन को याद रखनी रहती है। मैंने ये लिख रखा है कैपेसिटर प्रमोट्स हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, हॉट वायर एमीटर वोल्ट मीटर आर यूज टू डिटेक्ट करंट और वोल्टेज। देखो जनरली अपन करंट को किससे मेजर करते हैं, एमीटर से, और वोल्टेज को किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। बट जब अपन के पास ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाता है ना, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए अपन वो वाले डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए अपन को यूज करना पड़ता है हॉट वायर एमीटर या फिर हॉट वायर वोल्ट मीटर।
इसकी बेसिकली फंक्शनिंग क्या होती है वो अपन के सिलेबस में नहीं है, बट ये मेंशनड है, मतलब जो अपन के एनसीईआरटी में मेंशनड है, तो बस अपन को पता होना चाहिए कि यार हॉट वायर एमीटर या फिर हॉट वायर वोल्ट मीटर होता क्या है, मतलब इसका यूजेज कहाँ पे आता है। ठीक है, अब अपन बेसिकली पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में अपन के वापस से 3 केस बन जाते हैं। रजिस्टर मैंने इंडक्टर के साथ रजिस्टर मिला दिया, कैपेसिटर के साथ रजिस्टर मिला दिया, या फिर इंडक्टर के साथ कैपेसिटर मिला दिया। तो अब ये जो 3 केस हैं यार, ये तो तुम लोग कर ही सकते हो सॉल्व आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट अभी अपन ये केस पढ़ेंगे जिसमें तीनों मिक्सड हो, मतलब एक ही सिस्टम के अंदर रजिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो और इंडक्टर भी हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन को बनाना है यहाँ पे फेज डायग्राम, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले अपन को यहाँ पे मेरे पास बनाना है फेज डायग्राम। देखो क्या वाली बात आई अपन की, ये इंपॉर्टेंट बात आई अपन की यहाँ से, ये रजिस्टर, ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर अपन को इसमें बनाना है, इंडक्टर यहाँ पे बनाना है और कैपेसिटर यहाँ पे अपन को बनाना है। ओके, जिसको अपन बोलते हैं एलसीआर सर्किट, जिसमें एल भी है, जिसमें सी भी है और जिसमें आर भी है। ओके, अगली अपन की बात आती है इस केस में जो मेरे पास करंट होने वाला है। करंट क्या होगा वापस से, ई बाय आर। आर मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस, टोटल अपन के पास इंपिडेंस, ठीक है, ई नॉट अपॉन आर। इस केस में मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कुछ रेजिस्टेंस इसका होगा, कुछ रेजिस्टेंस इसका होगा, और रेजिस्टेंस का रजिस्टर तो हो गए यहाँ से मेरे पास, यहाँ से। तो ये मेरे पास बेसिकली आ जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सई का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, दोनों के बीच में 180 का फेज डिफरेंस है, तो दोनों का रेजिस्टेंस माइनस नहीं हो जाएगा, मतलब इंपेडेंस अगर अपन देखें इंपेडेंस माइनस नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास यहाँ से इंडक्टर का इंपेडेंस बड़ा है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से ये छोटा कैपेसिटर का, मतलब दिस माइनस दिस, मेरे पास यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट बचा। अभी यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है। अगर मुझे नेट कैलकुलेट करना है तो क्या मैं यहाँ से, जैसे अपन वेक्टर्स में कैलकुलेट करते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मैं यहाँ से, मेरे पास यहाँ से ये मेरे पास क्या बोल सकते हैं, इसको अपन यहाँ से आर नेट बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्या ये मेरे पास यहाँ पे आर नेट नहीं आ जाएगा। बस यहाँ से बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, सर्किट विल बी प्योरली रजिस्टिव व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तुम यहाँ से ये समझो, मुझे अगर इस करंट को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे यहाँ से इस पर क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन अपन को ये लगानी पड़ेगी, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस प्लस साइन के बाद अगर कुछ भी टर्म मेरे पास जीरो हो जाए तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ से डिनोमिनेटर छोटा होगा। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, न्यूमरेटर यहाँ मतलब आई नॉट की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, मतलब मैं ये चाहता हूँ इस आर स्क्वायर के बाद कुछ ऐड ही ना हो, कुछ ऐड ही ना हो। अगर कुछ ऐड नहीं हो तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कर देते हैं, और अगर मैंने एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कर दिया तो क्या मैं यहाँ से केवल आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर नहीं बचेगा। तो क्या यहाँ से ये सर्किट मेरे पास यहाँ से प्योरली, क्या मेरे पास यहाँ से ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव नहीं बचेगा, है ना। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ही मैं बोल सकता हूँ मेरे पास यहाँ से होता है मैक्स करंट। तुम लोग देख सकते हो ना यहाँ से मैक्सिमम करंट कब होगा, जब केवल यहाँ पे आर का टर्म होगा। मैंने ये वाली बात लिख रखी है, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा। इस कंडीशन में एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को अपन ने यहाँ पे ले दिया तो मेरे पास यहाँ से टर्म बन गया ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, या फिर ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो मेरे पास यहाँ से एफ की इक्वेशन आ गई 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। इस फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या हुआ, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां पे अपन की करंट की वैल्यू होती है मैक्सिमम। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ना, इनडायरेक्टली पूछेंगे, वो ये तुमसे बोलेंगे कि भैया मुझे तो यार इस सिस्टम का करंट मैक्सिमम करवाना है, क्या फ्रीक्वेंसी रखें आप ये बताओ। वो तुमसे ये नहीं बोलेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, बट इनडायरेक्टली वो तुमसे यही पूछना चाह रहे हैं कि भैया आप हमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताओ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगला, सो करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन सर्किट विल बी प्योरली रेजिस्टिव एट रेजोनेंस। ये वाली बात तो अपन ने अभी हाल पढ़ी ली है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, अगला अपन का आता है इंपेडेंस, जिसको अपन बेसिकली नेट रेजिस्टेंस भी बोलते थे दूसरे नाम से, नॉर्मल सी बात है। ये वाला जो ग्राफ है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जेई में थ्योरेटिकल सवाल बहुत बार आ चुके हैं, बहुत आसानी से। क्या है यहाँ से ग्राफ देखते हैं, अपन ने बनाया यहाँ से, मेरे पास यहाँ से आई वर्सेस एफ का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ क्या बोलता है, देखो सबसे पहले मैंने पूछ रखा है, देखो कुछ एफ पे कुछ फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है। ये वाला मुझे एफ तो पता है क्या होता है, ये मुझे एफ पता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है ना। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में अपन का सर्किट होता है प्योरली रेजिस्टिव। क्वेश्चन वो यहाँ से क्या पूछते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं अगर मैंने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो चलो मैंने मान लिया, बट उन्होंने ये बोला कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो जो मेरे पास पूरा सर्किट होगा वो कैसा बिहेव करेगा, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव। तो अगर यहां से मैं एफ के बाहर जा रहा हूं, एफ से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, तो मेरे पास वो अपन का पूरा लाई करता है ये इंडक्टिव रीजन में, मतलब वो जो सर्किट होगा वो बन जाएगा इंडक्टिव। सिमिलरली अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को कम लिया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से, तो मेरे पास सर्किट होता है कैपेसिटिव।
कैपेसिटिव रीजन में। ठीक है, ये बहुत अच्छा थ्योरेटिकल सवाल है जो उसके ऊपर आता रहता है और अपन को ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, अगली अपन का एक टर्म आता है जिसको अपन बोलते हैं बेसिकली क्वालिटी फैक्टर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ये अपन का मेंशन है तो अपन को ये पता होना चाहिए। क्या होता है, 1/r रूट ऑफ l बाई सी, या फिर इसको अगर अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे तो अपन का बेसिकली आ जाएगा xl/r। ठीक है, एक्सएल क्या, वही ओमेगा एल। अगली बात, फॉर क्लैरिटी ऑफ साउंड बैंडविड्थ मस्ट बी लेस। बैंडविड्थ वाली बात ये तुम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ोगे ज़्यादा, बट तुम ऐसे समझो बैंडविड्थ क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ से कोई वेव है ना, मेरे पास इंफॉर्मेशन इतने में ही मतलब इतने में ही इंफॉर्मेशन है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया अगर आपने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन भेजी तो यार मेरी इंफॉर्मेशन तो बस इतने में ही है, तो ये जो साइड का रीजन होगा ये क्या मेरे पास नॉइज नहीं दे देगा, तो मुझे नॉइज नहीं चाहिए ना। तो मैं ये जितनी छोटी, मतलब ये जितनी छोटा मैं डिफरेंस रखूंगा, ये जितनी छोटी मैं रखूंगा उतना अच्छा है। इसी इतने छोटे को अपन बोलते हैं बेसिकली बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ मेरे पास यहाँ से जो है जितनी छोटी होगी, इसके जितने एक्यूरेट रहेगी उतनी मेरी साउंड की क्वालिटी अच्छी रहेगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? नॉर्मल सी बात है। अगला अपन देखते हैं बेसिकली पावर। पावर अगर अपन देखे तो देखो, इंस्टेंटेनियस पावर इज नॉट डिफाइंड। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब जैसे मैंने बोला कि पावर अपन के पास आ गई, तुमने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल करा आई एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू वी एज अ फंक्शन ऑफ टी। इससे क्या फायदा होगा? क्यों? क्योंकि भैया आई चेंज कर रहा है टाइम के साथ, वी चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो मुझे पावर का कभी पता ही नहीं चल पाएगा ना। अपन क्या बोलेंगे, पावर इस सेकंड पे ये है, इस सेकंड पे ये है, अगले सेकंड कुछ और हो जाएगी। इससे मतलब क्या हुआ? तो इसलिए अपन यहाँ से ये कैलकुलेट नहीं करते हैं, अपन कैलकुलेट करते हैं पी एवरेज, जिसको बेसिकली बोलते हैं आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, जिसमें कॉस फाई आ जाता है मेरे पास यहाँ से पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में अपन आगे भी देखेंगे, तब भी अपन थोड़ा देखते हैं। क्या मैं आई आर एम एस को लिख सकता हूँ आई नॉट बाई रूट टू? सिमिलरली वी आर एम एस को मैंने लिख दिया वी नॉट बाई रूट टू। कॉस फाई है तो कॉस फाई तो है ही। अगली मेरे पास बात आ जाती है आई नॉट वी नॉट बाई रूट टू, तो यहाँ से मेरे पास यहाँ से इसको ये बना दिया। अब अपन बेसिकली देखो, तुमने ऐसे 2-3 चीज़ें पढ़ी होंगी अपन के कोचिंग में पढ़ी होगी, स्कूल में पढ़ी होगी, जहाँ चाहे भी। क्या? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है आई नॉट, ये तो मेरे कुछ दे रखा है यहाँ से पावर फैक्टर, मतलब यहाँ से पावर फैक्टर का एंगल। तो अगर मैं इसका कॉस कंपोनेंट लूंगा जो कि हो जाएगा आई नॉट कॉस फाई, इसको अपन बोलते हैं बहुत बार वॉटफुल करंट। सिमिलरली इसका जो साइन कंपोनेंट आई नॉट साइन फाई है, इसको अपन बोलते हैं वॉटलेस करंट। बहुत बार मीन्स में सवाल पूछेंगे, वो तुम्हें करंट दे देंगे और वो तुम्हें पावर फैक्टर वाला एंगल दे देंगे, और वो तुम्हें उससे बोलेंगे कि यार आप तो हमें वॉटफुल करंट बता के दिखा लो, आप हमें वॉटलेस करंट निकाल के बताओ। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि यार वॉटलेस और वॉटफुल में फर्क क्या होता है, कॉस फाई वाला टर्म किस में आता है, साइन फाई वाला टर्म किस में आता है, तो कोई कैसे बताएगा? बात समझ में आ रही है? सिमिलरली यार ये पावर के भी केस में हो जाता है कि इसका पी कॉस फाई हो जाता है वॉटफुल पावर, और सिमिलरली पी साइन फाई हो जाता है मेरे पास यहाँ से वॉटलेस पावर। अब बात ये आती है कि ये भैया कॉस फाई आखिरकार होता क्या है, मतलब पावर फैक्टर आप जब से बोल रहे हो होता क्या है? पावर फैक्टर कुछ नहीं, नॉर्मल सा रेशियो होता है। कैसा रेशियो? फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट है जिसमें मेरे पास कुछ इंडक्टर लगा हुआ है और उसमें कुछ रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, कुछ रजिस्टर लगा हुआ है, कुछ इंडक्टर लगा हुआ है। अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो ये मेरे पास कुछ नेट दे देगा, नेट इंपेडेंस। नेट इंपेडेंस की मैं क्या वैल्यू बोल सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो जो मेरे पास कॉस फाई होता है, इसमें ऐसे बस कॉस फाई का रेशियो कितना आ जाएगा, आर बाय जेड। तो ये जो आर बाय जेड हो जाता है इसको अपन ही बोलते हैं बेसिकली पावर फैक्टर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास बन सकता है कैपेसिटर और रेजिस्टर। कैपेसिटर और रेजिस्टर के केस में मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। वापस से मेरे पास यहाँ से जो कॉस फाई आएगा, कॉस फाई वापस से वही हो जाएगा आर बाय जेड, और जेड को तुम यहाँ से पुट कर सकते हो। नॉर्मल अपन का बस रेशियो होता है कॉस फाई। ठीक है, अब बात आती है अपन की एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस अपन का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट तुम्हें भी पता है कि एनसीईआरटी अपन की बहुत 15-20 साल पुरानी है, और एनसी अपन का जेई मेन से एलसी ऑसिलेशन सिलेबस से हट चुका है, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अपन को एक ये वाली बात याद रखनी है, एलसी ऑसिलेशंस पे वो लोग ये बोल सकते हैं कि आप हमें वो फ्रीक्वेंसी बताओ जहाँ पे एलसी ऑसिलेशंस होते हो। तो वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, जो अपन ने पहले पढ़ा था, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही फॉर्मूला। कोई बड़ी बात नहीं है। आगे अपन देखते हैं, फॉर कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव कॉस फाई इज इक्वल टू 0, हेंस दे डू नॉट कंज्यूम एनी पावर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो मैंने अभी यार क्या बताया, मैंने अभी यार यहाँ से ये बताया कि जो मेरे पास फॉर एग्जांपल कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव में मेरे पास यहाँ से कुछ फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर ले लो, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ से कैपेसिटिव ले लो, है ना, कैपेसिटिव जैसे इंडक्टिव ले लो। इसमें मेरे पास यहाँ से फाई कितना है, इसमें मेरे पास है फाई 90 डिग्री, तो मेरे पास यहाँ से कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई हो गया 0। अगर कॉस फाई हो गया 0, तो क्या मैं इसको यहाँ पे पुट करके ये पी एवरेज में पुट करके कॉस फाई हो गया 0, तो क्या मेरे पास पी एवरेज 0 नहीं आ जाएगा? सिमिलरली इंडक्टर के केस में भी तो 0 आएगा। क्यों? वहां पे भी अपन का फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच होता है 90 डिग्री।
अगर दोनों ही मेरे पास वापस से जीरो है तो मतलब वो वाला भी पावर कंज्यूम जीरो कर रहा है। तो यही अपन की बात आती है कि जो अपन के प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट होते हैं दे डू नॉट कंज्यूम एनी पावर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो अपन का पावर फैक्टर के ऊपर होता है। अगली बात आती है चोक कॉइल। इसके ऊपर मेंस में सवाल आ चुका है और चोक कॉइल अपन का एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि क्या होता है। देखो चोक कॉइल होता है यहाँ से सीरीज एलआर सर्किट जिसमें एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर सो दैट कॉस फाई इज इक्वल टू जीरो हैज डू नॉट कंज्यूम एनी पावर। आसान शब्दों में समझते हैं। पहले अपन समझते हैं सीरीज एलआर सर्किट क्या है। मेरे पास यहाँ से आर सर्किट इधर है और मेरे पास यहाँ से एक्सएल कुछ यहाँ से इंडक्टर इधर है। अब ये सर्किट ये बोलता है कि हमें तो भैया एक्सएल की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ानी है, इतनी ज़्यादा बढ़ानी है कि जब मैं यहाँ से मेरे पास कॉस फाई करूँ, जब मैं यहाँ से देखो कॉस फाई लूँगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। मैं चाहता हूँ कि ये मैं एक्सएल की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा दूँ, इतनी ज़्यादा बढ़ा दूँ कि जो कॉस फाई है ना ये टेंडिंग टू मेरे पास जीरो हो जाए, टेंडिंग टू जीरो हो जाए। अगर कॉस फाई टेंडिंग टू जीरो हो गया तो मेरे पास यहाँ से जो पी एवरेज है, पी एवरेज भी जीरो हो जाएगा। और मेरे लिए यही तो फायदेमंद है ना कि अगर कोई सिस्टम पावर ही कंज्यूम नहीं कर रहा है फिर तो और अच्छी बात है। तो मैं यहाँ से यही चाहता हूँ कि मेरा पावर से पावर लॉस कम हो, तो मैं क्या कर दूंगा एक्सेल की वैल्यू बढ़ा दूंगा, एक्सेल की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ ना उल्टे भाषा में कि आर की वैल्यू मैं बहुत कम कर दूँ, आर की वैल्यू मैं बहुत कम कर दूँ या फिर एक्सेल की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ। तो ये वाली बात आती है, अगर मैं एक्सेल की वैल्यू को बढ़ाऊंगा मतलब इनडायरेक्टली मैं एल की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। तो ये वाला मेंस में सवाल आ जाता है कि एक अच्छे चोक कॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक अच्छे चोक कॉइल में ये प्रॉपर्टी होती है फॉर अ गुड चोक कॉइल आर मस्ट बी वेरी लेस और एल मस्ट बी वेरी हाई। बात समझ में आ रही है, आसान है। अगली अपन की बात आती है ट्रांसफॉर्मर, जो कि अपन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज आता है, तो इसको ये अपन का इंपॉर्टेंट आ जाता है। होता क्या होता है, ये बेसिकली ये है ट्रांसफॉर्मर फॉर एग्जांपल जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो कुछ ज़्यादा ही हाई वोल्टेज में होती है। अब जो जनरेट की हुई है ना इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं है कि वो अपन को सीधा घर पे भेज दें। क्यों? वो अपन की जो जनरेट की हुई होती है उसका वोल्टेज होता है अराउंड 40,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट। तुम लोग ने पढ़ा भी होगा जो अपन की जहाँ पे जनरेटिंग मशीन्स होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पे लेकर रहता है 40,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट। अब तुम ये समझो अगर 50,000 वोल्ट का मैं इतना हाई वोल्टेज का मैं अपने कॉलोनीज में भेज दूंगा तो क्या होगा। सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर। पहली बात, उन जो वायर्स हैं उन वायर्स में रेजिस्टेंस होगा अच्छा खासा। अगर तुम इतना ज़्यादा वोल्टेज लगा रहे हो तो करंट भी होगा। अगर करंट मेरे पास इतना ज़्यादा होगा तो मेरे पास हीट क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। हीट जो मेरे पास होने वाली है आई या फिर पावर अगर बोले आई स्क्वायर आर, तो क्या मेरे पास पावर का लॉस नहीं होने वाला। क्यों? आई वैसे ही बहुत ज़्यादा है, आई स्क्वायर करूंगा तो कितना ज़्यादा इंटू आर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हो गई ना कुछ तारों का, तो क्या मेरे पास पावर लॉस नहीं हो जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा मैं क्या करूं, इससे अच्छा मैं ये करूं कि मैं कुछ ऐसी प्रोसेस लगा दूं कि जहां से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसी मशीन लगा दूं कि जो हाई वोल्टेज है उसको वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे और उसी लो वोल्टेज को मैं ट्रांसफर कर दूं अपने घरों में, है ना, अपने घर की कॉलोनीज में। बोल सकता हूं ऐसा ना? ठीक है भैया, यही होता है बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का काम। इसको तुम ऐसे इसका नॉर्मल सा सेटअप समझो, ये है एक बड़ा वाला क्यूबॉइड समझ लो और एक अंदर से छोटा वाला क्यूबॉइड मैंने इसमें से उड़ा दिया। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे सीडी होती है, बस यहाँ से ये होता है, ये 3D फिगर होता है, मतलब बड़ा वाला क्यूबॉइड है उसके अंदर से एक छोटा वाला क्यूबॉइड हटा दिया। अब क्या करा, एक साइड पे मैंने कुछ वाइंडिंग्स करी, इसमें से तुम टर्न समझ लो, जो इसके टर्न्स हैं N1 इस वाइंडिंग के। इसके मेरे पास यहाँ से जो टर्न्स है इसको बोल देते हैं अपन यहाँ से N2। इसमें बात आती है कि यहाँ से जो मैंने इनपुट वोल्टेज हो जा, इसको अपन बोलते हैं बेसिकली इनपुट या फिर इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी लूप, क्योंकि अपन यहाँ से भेजना है। सिमिलरली यहाँ से जो अपन आउटपुट ऑब्टेन करेंगे इसको अपन बोल देते हैं सेकेंडरी लूप या फिर यहाँ से मेरे पास आउटपुट। अब बात यहाँ से ये आती है, मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लूप सेम नहीं रहता है बल्कि फ्लक्स इन वन लूप सेम रहता है। का मतलब क्या हुआ, देखो डेफिनेटली फ्लक्स अगर मेरे पास यहाँ पर और यहाँ पर दोनों की जगह बराबर हो गया तो वोल्टेज मेरे पास कम तो हुआ ही नहीं ना। क्यों? तुम अपन ने सीख रखा है जितना चेंज इन वोल्टेज होगा उतने अपन का फ्लक्स डेवलप होगा। तो अगर मेरे पास कुछ फ्लक्स में चेंज ही नहीं आया तो वोल्टेज में चेंज कैसे आएगा। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट यहाँ पे ये है, फ्लक्स सेम नहीं रहता दोनों में बट फ्लक्स इन वन लूप सेम रहता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन कर क्या सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं ना कि मैं नंबर ऑफ लूप्स को कम कर दूं या फिर बढ़ा दूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं फ्लक्स तो मैं मानता हूँ सेम है बट क्या मैं नंबर ऑफ लूप्स मतलब फ्लक्स एक कॉइल में सेम है तो मैं नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा देता हूँ। तो मैं यही करता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत ही हाई वोल्टेज है तो मैं क्या करता हूँ, N1 यहाँ पे कुछ लूप्स हैं, यहाँ पे कुछ N2 लूप्स हैं, N2 को मैं कर देता हूँ N1 से लेस। तो इससे फायदा क्या होगा, अपन का जो फ्लक्स है वो डेफिनेटली घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है और मैंने बोल रखा है कि यार नंबर ऑफ लूप्स अगर कम होंगे तो उसमें फ्लक्स भी कम होगा। तो क्या मैं इसको यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ से भेजा था हाई वोल्टेज और यहाँ पे मुझे ऑब्टेन हुआ लो वोल्टेज,
इसको अपन बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। डाउन मतलब नीचे जाना, स्टेप डाउन ट्रांसफर। बस इसका ही उल्टा, अगर यहाँ पे मेरे पास है लो वोल्टेज और यहाँ पे मेरे पास है यहाँ से N1 टर्न्स, मुझे यहाँ पे ऑब्टेन करना है हाई वोल्टेज, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा N2 टर्न्स इन विच द कंडीशन विल बी N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। क्यों? मुझे यहाँ पे हाई वोल्टेज ऑब्टेन करना है, तो मेरे पास यहाँ पे जो टर्न्स होंगे वो N1 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा ही तो होंगे। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ? उसको अपन बोल देंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसका अपन को बेसिकली रेशियो मिलता है E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। इसके ऊपर ना जाने कितनी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि अपन को याद रखने रहते हैं। N2 अपन को पता है सेकेंडरी वाइंडिंग, N1 अपन को पता है प्राइमरी वाइंडिंग। जैसा यहाँ से मेरे पास इसका E का वोल्टेज, जैसे वोल्टेज का रेशियो होता है, वैसे अपन के पास यहाँ पे करंट का भी रेशियो होता है। वो क्या होता है? वो थोड़ा सा उल्टा होता है। I2/I1 तो रहता है, बट यहाँ पे N2/N1 की जगह N1/N2 रहता है। तो अपन को ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, अगला, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। मैंने पढ़ ही लिया कि यहाँ से अगर प्राइमरी लूप्स में N1 में मतलब नंबर ऑफ टर्निंग ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली मेरे पास जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। और वहीं पर अगर मेरे पास सेकेंडरी वाले लूप में वाइंडिंग्स बढ़ जाएंगी, जैसे इसमें लिखा हुआ है N2 ग्रेटर, तो मेरे पास यहाँ से ये हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चैप्टर तो यहीं पे खत्म होता है, बट यहाँ पे अपन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आते हैं। कभी कभार यहाँ पे क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन में लोग क्या डाल देते हैं, करंट का उन्होंने कुछ फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे दिया। अब वो लोग क्या बोलेंगे, आप हमें मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करके देखो। बट मैंने तो मैथ्स में सीख रखा है कि अगर कोई भी मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है। वो क्या होती है? वो होती है √(a² + b²। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर तो भैया मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या बना हुआ था? क्वेश्चन में उसने ये दे दिया कि I इज इक्वल टू a + b sin ω t, ऐसा कुछ t का फंक्शन दे दिया, I एज अ फंक्शन ऑफ t। अब उसने बोला आप हमें I RMS की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो। अब लोग लगे पड़े हैं यहाँ से मेरे पास, यहाँ से कि उसको जैसा अपन ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, √1/T2 - T1 इंटीग्रल T1 से लेकर T2 और I ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt। बच्चे लगे पड़े यहाँ से, वो उससे सॉल्व नहीं हो रहा, उससे आंसर नहीं आ रहा। बट इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि √(a² + b²/2, ये पूरे में नहीं है, ये मेरे पास यहाँ से छोटा ही है ना, छोटे में है। तो ये वाली बात तो मैं याद रखनी है, √(a² + b²/2 डायरेक्टली यहाँ से। तुम अभी जब प्रीवियस ये करोगे ना तो तुम्हें यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी दिख जाएगा बहुत आराम से। ज़्यादा पुराना नहीं है ये, शायद मेरे हिसाब से 3-4 साल पहले का ये क्वेश्चन, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ठीक है, ये वाला तुम्हें आ जाएगा। तो ये जो दो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं ये भी अपन के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, अपन का चैप्टर या यहीं पे एंड होता है। मैंने कोशिश करी कि मैं तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट्स सारे बता पाऊँ, जितने भी फॉर्मूले वो तुम्हें सारे बता पाऊँ। ठीक है, तुम्हें अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करने के साथ कमेंट भी करके बताना कैसी लगी। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि क्रूशियल टाइम है, अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।